Good afternoon, students. Yesterday we have started with the chapter 11, Biology, class 12th, and we have introduced the chapter. The name of the chapter is Biotechnology, Principles and Processes. And in that we have done the introduction, that what is the traditional view of biotechnology, means in the earlier times. Biotechnology was done with the help of simple microbes like growing microbes on milk like lactobacillus bacteria to convert the milk lactose into lactic acid, and it is useful in the dairy industries. Then we have also discussed that how with the growth of technology and new scientific discoveries, the field of biotechnology has widened, and now the biotechnology also include the formation of DNA vaccines, the formation of human insulin through bacteria. So introduction, for just a recap, we have also read about the definition given by European Federation of Biotechnology, EFB. That is, it integrate the natural science as well as the technology, so that too it also consider the microbes and their products for human welfare. And here in this, the file which I have shared for you, the notes, it's showing that biotechnology deal with industrial scale production of biopharmaceuticals, biologicals, using genetically modified microbes, fungi, plants, animals. इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी बैक्टीरिया को यूज करके या फंगी को यूज करके, प्लांट को यूज करके, एनिमल सेल्स को यूज करके, तो उसको हम बोलते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशन क्या है, सारे फील्ड्स में अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. अभी जो पैंडेमिक हुआ था कोरोना का, उसकी जो वैक्सीन बनी थी अलग अलग कंट्रीज ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ही बनाई. तो थेराप्यूटिक्स में उसका रोल है, डायग्नोस्टिक्स में उसका रोल है, और इवन एग्रीकल्चर में जो हम नई तरह की वैरायटी की क्रॉप्स देखते हैं, जैसे बीटी कॉटन है जिसको कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल तरह की जीन डाली गई है उस प्लांट के अंदर जो उसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाती है. और ह्यूमन बींग्स को भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनकी बीमारियों के लिए जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयां हैं, जो उनके डिसऑर्डर्स को सही कर सकती हैं, लार्ज स्केल पे बनाने के लिए. अब जैसे कोरोना की वैक्सीन कोरोना को हेल्प कर मतलब प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करती है. तो ह्यूमन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट the introduction. With introduction we have already understood that in the starting, that introduction में हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दो ऐसी चीजें थी जिनसे जो मेन आपके प्रिंसिपल्स हैं, दे आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या समझते हैं, हमने कल इसको भी इंट्रोड्यूस किया था. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट, इट्स द अल्टरेशन ऑफ डीएनए. अल्टरेशन मीन चेंजिंग ऑफ डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. हम डीएनए को जब भी कुछ भी उसमें चेंज ला रहे हैं, दैट मीन्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. प्रिंसिपल दो ही है मेन, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कल्चर. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज अ टेक्निक ऑफ अल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए आरएनए सो दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी का डीएनए में अगर हम चेंज लाएंगे, जाहिर सी बात है वो किसमें ऑब्जर्व होगा, उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा. तो जीनोटाइप विल चेंज रिजल्ट इनटू द फिनोटाइप चेंज. स्टेराइल कंडीशंस जो होंगी, हम इस तरह का कल्चर वेसल उसको देंगे ऑर्गेनिज्म को कि वो उसमें उसको मीडिया मिलेगा जिससे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो पाएगा, डिजायर्ड माइक्रोब. तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का, कि पहले तो हमें ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डिजायरेबल चेंज लाना है उसका ताकि उसका कैरेक्टर बदल जाए,
और फिर हम सेकंड पॉइंट में या सेकंड प्रिंसिपल में इसी माइक्रोब को हम ग्रो कराते हैं लार्ज स्केल पे, स्टेराइल कंडीशंस में, विदाउट एनी कंटेमिनेशन, मतलब हमारा प्योर कल्चर ग्रो कराते हैं। इससे हम अपना मनचाहा प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमने जो जीन चेंज की थी, अगर वो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रही है तो वो कैरेक्टर शो करेगी। अगर हमारी डिजायरेबल जीन कोई वैक्सीन की जीन है तो वो लार्ज अमाउंट में वैक्सीन बना के हमें देगी। अगर हमारी डिजायरेबल जीन ऑर्गेनिज्म की इंजाइम बनाने की, पर्टिकुलर कोई इंजाइम, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी इंजाइम्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं, को किसी को ब्लीडिंग की डिजीजेस होती हैं जिनकी क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो हम उनको वो एंजाइम देते हैं एज अ ड्रग। तो ऐसे कौन सी बीमारियां हैं, हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है, तो एंजाइम बनाने की भी इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी में एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। देन हमने इसके बारे में और भी चीजें, कुछ टर्म्स और पढ़ी थी कल। जो टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें स्टेप्स में सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ता है, दैट वी हैव स्टडीड। देन हमने यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन transfer allow us to isolate, introduce only one of the set of the desirable gene without introducing undesirable gene into target organism। ये हमने देखा था कि किस तरीके से हमने जो भी आप जीन, डिजायरेबल जीन को हमने लिया है, उसको हम जीन को क्लोन भी हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू क्लोन दैट जीन, मतलब उसका नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा। एंड हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि जो हमारी डिजायरेबल जीन है वो हमारे होस्ट में पहुंच जाए एंड वो उसके ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाए। 3 बेसिक स्टेप इसलिए यहाँ आते हैं निकलकर बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी डिजायरेबल जीन को पहचानना, या हम कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं लार्ज अमाउंट में बनाना, तो हमें उसकी जीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए, वो जीन हमें रिक्वायर्ड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग डीएनए इनटू होस्ट। हम इस जीन को होस्ट में डालेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने पेस्ट तो कर लिया, उसका डीएनए अल्टर भी कर लिया, अब होस्ट में वो डाल भी दिया। अब होस्ट को क्या करवाना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल पे उसको ग्रो करवाना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू प्रोजेनी। अब ये कब करेगा अपने प्रोजेनीज में ट्रांसफर, जब हम इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को लार्ज अमाउंट में किसी बायो रिएक्टर में या बायो फर्मेंटर में लार्ज मीडिया देकर लार्ज अमाउंट में ग्रो करा रहे हैं। काफी मिलियन टन उसके वॉल्यूम को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, या अगर फंगस को हमने चेंज किया तो फंगस ग्रो हो रही है, उसको हमने खाने के लिए सामान दिया हुआ है, उस पर ग्रो हो रहा है, उस पर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये इसके 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला the identification of desirable genes, second introduction of that identified DNA or gene into the host, and third maintenance of this host organism and the transfer of the DNA to the progenies. Okay, so these 3 steps are also given in your book. When you will see in the book NCERT, you can find them. Now what is next? Today our topic start with here, that is tools of genetic engineering. तो कल हमने इंट्रोडक्शन किया था कि इसमें पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 मेन चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 मेन चीजें हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब डीएनए को चेंज करना, और केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को लार्ज अमाउंट में ग्रो करवाना। आज का जो टॉपिक है वो, आज जो हम समझ रहे हैं वो क्या है, टूल्स। मतलब हमें प्रोसेस करना है तो हम बिना किसी टूल के थोड़ी प्रोसेस को करेंगे। वी हैव टू हैव सम helping molecules. We will be using enzymes, we will be using organisms for this, because it is a technology which is dealing with the biology. Means ये यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी किस में लगा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स में लगा रहे हैं। डीएनए हम किसका चेंज कर रहे हैं, डीएनए किसका होता है, ऑर्गेनिजम्स का होता है। तो हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से डिजायरेबल जीन निकाल रहे हैं, उसका डीएनए निकाल रहे हैं, सेगमेंट उसका, और फिर उसको किसी हम प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में, कैरियर में जोड़कर, और फिर हम उसको होस्ट में भी डालेंगे। होस्ट भी हमारा कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा,
और हम इस होस्ट को जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसमें चेंज आ चुका है, इसको फिर हम लार्ज स्केल पे ग्रो भी कराते हैं। तो टूल्स तो चाहिए ही हमें। तो टूल्स क्या हो गए यहाँ पर? टूल्स जो हमने यूज किए वही हो गए एंजाइम्स। नंबर 1 टूल इज व्हाट? डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नंबर 2 टूल जो आपका हो गया वो हो गया आपका वेक्टर, मतलब जो डीएनए आपने ब्रेक किया है, जिस डीएनए को आपने आइसोलेट किया है, उसको आपको एक कैरियर में डालना पड़ेगा। दैट इज सेकंड टूल विल बी योर वेक्टर, एंड द थर्ड टूल इज योर होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इन 3 टूल्स के बिना आप सोच नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते बायोटेक्नोलॉजी में, ये 3 टूल्स आपको चाहिए। तो देयर आर 3 मेन टूल्स। यहाँ पर भी आप नोट्स में देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहला टूल है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इनका दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्योंकि ये एंजाइम क्या करती हैं, डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट कर सकती हैं, और वो साइट को वो पहचानती हैं, कहीं पे भी कट नहीं प्रोड्यूस करेंगी ये एंजाइम। ये एंजाइम हमेशा पर्टिकुलर एक सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करेंगी किसी भी डीएनए में, जिसके लिए ये स्पेसिफिक होंगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सेकंड, क्लोनिंग वेक्टर्स। मींस आप डीएनए, जो डिजायरेबल डीएनए निकालोगे, उसको एक कैरियर डीएनए में डालोगे। ये भी एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है क्लोनिंग वेक्टर, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसकी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इसके अंदर एक ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो अपने आप को डबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उनके अंदर पर्टिकुलर ऐसी साइट है जहां से रेप्लिकेशन डीएनए का स्टार्ट होता है। तो उसके ही लेफ्ट और राइट तरफ हमारे पास कहीं पे भी कोई एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए कि जहां पर हम ओरिजिन के साइड में अपना डिजायरेबल जीन लगा सकें। तो यानी कि क्लोनिंग वेक्टर हमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हमारी डीएनए, जो डिजायरेबल डीएनए है, वो हमारा रेप्लिकेट हो पाए, मल्टीप्लाई हो पाए, उसका नंबर बढ़ पाए। एंड थर्ड इज व्हाट? अ कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब ऐसा होस्ट जो इजीली क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिसमें फॉरेन डीएनए चला जाए, एंड उसके बाद वो उसमें चेंज होगा, फिनोटाइप में चेंज लाकर अपना, एंड इट इज इनफ टू टेक द फॉरेन डीएनए एंड इज एबल टू पास इट इनटू नेक्स्ट जनरेशन, कॉपी भी करे उसकी, और उसको अपने नए ऑफस्प्रिंग्स में अपनी तरह के नए ऑर्गेनिजम्स बनाए, वो ऑफस्प्रिंग्स बनाए, रिप्रोडक्शन करे एसेक्सुअली, एंड ट्रांसफर द न्यू डीएनए which is attached to the carrier vector. तो it is able to multiply the recombinant DNA. तो होस्ट वो है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लाएगा भी, उसे ट्रांसफॉर्म भी होगा, और उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करवाता जाएगा, अपने प्रोजेनिस में भेजता जाएगा। क्योंकि हम फाइनली होस्ट को ही क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। वी विल कल्चर द होस्ट इन लार्ज स्केल। तो ये हमारे क्या होते हैं, टूल्स हैं। इसके साथ हम होस्ट को क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, कल्चर करेंगे। तो कल्चर हम किस में करते हैं? हम रिएक्टर्स में कल्चर करते हैं। ऐसे वेसल्स होते हैं बड़े बड़े, बिग बिग वॉल्यूम के, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा सकते हैं लार्ज स्केल पे। सिलिंड्रिकल वेसल्स होते हैं ये। दीज आर व्हाट? दीज आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम में भी यही चीज दिखा रखी है कि आपका राउंड रिंग शेप का एक प्लाज्मिड है, और उसके अंदर एक डार्क ब्लैक कलर का एक स्ट्रैंड लगा हुआ है। दैट मीन्स वो आपका डिजायरेबल जीन होगा। ठीक है, डिजायरेबल जीन यहाँ पर इस वेक्टर के डीएनए में, सर्कुलर डीएनए में अटैच कर दिया है। यानी ये कैसा डीएनए बन चुका है? ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट, मतलब न्यूली फॉर्म्ड डीएनए, आरडीएनए। इसको हम कौन सा डीएनए बोलते हैं? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस टेक्नोलॉजी को भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम इस आरडीएनए को क्या डाल रहे हैं? बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। और इसको कौन सा स्टेप बोलते हैं? इसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा है, 6th चैप्टर में आया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि जो आपका डीएनए होता है वो आपके बैक्टीरिया के अंदर चला गया, उसने इसको अब्सॉर्ब कर लिया सराउंडिंग मीडियम से, एंड देन अब उसके अंदर वो देखो, आप देख रहे हो नेक्स्ट पिक्चर में, यू कैन सी कि उसके अंदर वो डीएनए चला गया है। एंड नाउ हम इसको क्या कर लेंगे, कल्चर। वी विल कल्चर दिस transformed host. Okay, so I think it is clear to you now. Next
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया हुआ है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू द लार्जर स्केल्स ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजर्स भी इनका दूसरा नाम है, और ये एक लार्जर स्केल ऑफ एंजाइम्स के ग्रुप फैमिली की एंजाइम्स होती हैं. एंड बिकॉज इनको क्यों बोला मॉलिक्यूलर सिजर? सिजर क्या होती है? सिजर कैंची को बोलते हैं, वो कट करने के काम आती है किसी चीज को. तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर सिजर है, डीएनए को काटने वाली एंजाइम. पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुई थी, हिंड सेकेंड, इट वाज हिंड सेकेंड. एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस, और इन सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. हर एंजाइम का अपना खुद का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जिसे वो पहचानती है, क्योंकि उसका सीक्वेंस स्पेसिफिक है. वैसे भी एंजाइम्स स्पेसिफिक नेचर की होती हैं, अपने सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक नेचर की होती हैं. यानी कि जिस भी सबस्ट्रेट पे उसे एक्ट करना है उसी पे ही एक्ट करेगी. इट विल नॉट एक्ट ऑन द वी कैन से एनी अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो ऐसे ही इसका भी हिसाब है. दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो दिस विल बी सीक्वेंस स्पेसिफिक, डीएनए के सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है ये एंजाइम. एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान कर वहां पे कट प्रोड्यूस करती हैं, पर्टिकुलर मैनर में कट प्रोड्यूस करती हैं. एंड इनकी नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स यूज होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग करने के लिए, जिसमें से 4 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है कि हम किसी भी एंजाइम को नाम देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, इको R1 एक एंजाइम है हमारी, ठीक है. ई कैपिटल में, CO स्मॉल में, कैपिटल R एंड देन 1, ये एक हमारी एंजाइम है. एंड इससे हम समझ रहे हैं कि स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स. इस एंजाइम के नाम से हम स्टेप समझेंगे. अगर इसमें देखा जाए यहाँ पर इको R1 में जो E है वो फर्स्ट लेटर है और वो कैपिटल में लिखा जाता है और वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे पहले मिली थी. इको R1, E एस्चेरिचिया मतलब ई कोलाई. एस्चेरिचिया मतलब उसका जीनस है बैक्टीरिया का, वहां से ई वर्ड लिया है हमने. एंड फिर नेक्स्ट 2 वर्ड्स कहाँ से आएंगे? उसके स्पीशीज. नेक्स्ट 2 वर्ड विल बी कमिंग फ्रॉम द स्पीशीज, दैट इज कोली, ई कोली. तो कोलाई या कोली, उसमें से आ गया CO वर्ड. एंड आर वाई इसका स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, तो थर्ड लेटर विल कम फ्रॉम द स्ट्रेन. तो R is taking, we are taking from the strain. and 13 इको R1 की जगह इन्होंने R13 लिया है. तो लास्ट पॉइंट इज ऑफ द लास्ट letter will be taken on the number of enzyme or the order in which the enzyme is isolated. तो इको R13 की बात करें तो 13वीं एंजाइम थी जो कि इकोलाई से निकाली गई, तो इसको इको R13 बोलेंगे. पर अगर ये इको R1 की बात होती तो एक पहली एंजाइम जो इकोलाई से निकाली वो थी इको R1. लास्ट वाले को हम रोमन नंबर में लिखते हैं. ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स and these are also mentioned in the NCERT. You can see that. Now some more information about that. There are 900 restriction enzyme and isolated from 230 strains. कुछ 900 एंजाइम्स ऐसी हैं जो रिलीज अभी तक निकाली गई हैं, आइसोलेट करी गई हैं, 230 बैक्टीरियाज में से निकाली गई हैं. और ये 2 कैटेगरीज की होती हैं पर्टिकुलरली, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस. 2 तरह की ये एंजाइम्स होती हैं. Exonucleases remove nucleotide from the ends of the DNA, whereas endonucleases make cut at the specific position within the DNA. Exonucleases का नाम exonucleases इसीलिए है क्योंकि वो एंड पॉइंट्स पे से न्यूक्लियोटाइड्स को कट करके हटाती हैं. पर एंडोन्यूक्लियेसेस को एंडोन्यूक्लियेसेस ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो कट करने के बाद बीच से न्यूक्लियोटाइड्स हटाती हैं. एक्शन का पॉइंट जो है वो उनका नाम रखने का रीजन है. एक्सो मीन्स आउटर साइड, एंडो मीन्स इन द मिडल, तो इसीलिए इनका नाम ऐसे पड़ा है. ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर अपोजिट सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करती है.
palindromic DNA sequence is a base pair that contain same, that reads same on the two strands when orientation is kept the same. मतलब हम अगर ओरिएंटेशन केप्ट करें, सेम रखें, तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग सेम सीक्वेंस पा रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है, वही एग्जांपल मैं भी देना चाहती थी, पर नीचे मेंशन है पैलिंड्रोमिक का सीक्वेंस, एंड इट इज फेमस सीक्वेंस बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी है और इसको इको R1 का सीक्वेंस बोलते हैं. तो ये हर एक एंजाइम के लिए अलग सीक्वेंस है. ये इको R1 का सीक्वेंस है तो ये उसी का ही रहेगा, दूसरी एंजाइम का नहीं होगा. तो यहाँ पर इको R1 G और A के बीच में कट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी स्पेसिफिक होता है. एंड दिस इज पैलिंड्रोमिक. बाय दिस इज पैलिंड्रोमिक बिकॉज ये सेम रीड होगा. अगर मैं इसे 5' to 3' ऊपर वाले स्टैंड पे पढ़ूं और उसी डायरेक्शन में, उसी ओरिएंटेशन में मैं नीचे वाले स्टैंड में भी से पढ़ूं, तो क्या है, सेम आए. तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड भी सेम इसका सीक्वेंस है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड भी इसका सेम सीक्वेंस है. एक ही ओरिएंटेशन में 5' to 3' ऐसा सीक्वेंस कहलाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. GAATTC, GAATTC सेम ही आ रहा है. दैट मीन्स ऐसे सीक्वेंस ही होते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस. तो आप यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा मीनिंग. नाउ इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड little away from the center palindromic sequence between the same two bases of the opposite strand, leave a single bond portions at the end of the overhanging stretches called streaky ends on each strand. मतलब जब ये कट प्रोड्यूस कर रही है तो ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस मतलब सेक्शन निकल के आ रहा है. G और A के बीच में अगर कट प्रोड्यूस हो गया और इधर भी G और A के बीच में ही कट प्रोड्यूस हो गया, तो ये जिगजैग कट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ये जब ओपन होगा, डीएनए कट होने के बाद ये ओपन होगा, जिगजैग फैशन में इसमें कट हुआ है. तो ये कैसे रहेगा, इधर 3' पोर्शन अनबाउंडेड रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, उधर भी 3' पोर्शन पे भी अनपेयर्ड रह जाएगा. ठीक है, इधर भी 3' का आगे वाला पार्ट अनपेयर्ड रह जाएगा. और ये इस तरह का डिजाइन का कट कहीं और भी अगर इको R1 ने कट प्रोड्यूस किया तो सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा कट का, और वो दोनों आपस में फ्यूज हो सकते हैं, इजीली पेयर हो सकते हैं. यही इनका यूज होता है कि हम जब भी दो पर्टिकुलर डीएनए को इस सेम एंजाइम से कट प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो अपोजिट सीक्वेंसेस होते हैं सेम होने के कारण वो इजीली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं आपस में, सील हो सकते हैं. इसीलिए वो एंड्स क्या हो गए, स्टिकी एंड्स हो गए. नीचे आपको डायग्राम में दिखा रखा है किस तरीके से इको R1 के सीक्वेंसेस ने जिगजैग कट प्रोड्यूस करे. यू कैन सी दिस also have 3' open end, this also have 3' free unpaired ends. These ends are known as, which are formed after the eco R1 has produced cut and zigzag and having one unpaired strand is known as sticky ends. इनको कौन से एंड्स बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, कोहेसिव एंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये अटैच हो सकते हैं. फिर दोबारा अगर मैं डीएनए को आसपास रख दूंगी तो ये क्या कर लेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके पेयर हो जाएंगे. तो इस वजह से इनको स्टिकी एंड्स बोला जाता है. तो ये हमारा फर्स्ट टूल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, टूल्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहला टूल हम पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. उसमें हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर सीजन इनका दूसरा नाम है एंड इनकी नेमिंग कैसे होती है वो देख लिया. एक एग्जांपल हमने देखा, इको R1 का एग्जांपल है, एंड हमने पता किया दो तरीके की ये हैं जहां पर ये कट प्रोड्यूस करती है उनके बेसिस पे. एक्सो जो आउटर पोर्शन पे, जैसे इको R1 एक्सो न्यूक्लियस है कि आउटर पोर्शन पे कट प्रोड्यूस कर रही है, एंडोन्यूक्लियस दूसरी होती हैं जो मिडिल में कट प्रोड्यूस करती है डीएनए. देन हमने क्या देखा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ऐसे सीक्वेंसेस जो सेम रीड होते हैं अगर उन्हें एक ही ओरिएंटेशन में अपोजिट स्ट्रैंड में पढ़ा जाए. देन देख भी लिया कि जब भी हम
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस करवाते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड if it is cutting at exonuclease, cutting enzyme exonuclease है तो वो sticky end बनाती है which are helpful in pairing of the cut strand. Next, cloning vectors. The next आपका tool है वो cloning vector है. Cloning vector एक small piece of DNA होता है taken from any organism into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose. किसी भी organism से निकाला हुआ एक autonomous यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट है क्लोनिंग वेक्टर, जो क्लोनिंग के काम के लिए ही यूज हो रहा है, इसलिए इसके नाम में क्लोनिंग आया. क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? कॉपीज, टू मेक क्लोन्स, टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज इज कॉल्ड क्लोनिंग. ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल ही है जो अपने अंदर जुड़े हुए किसी और डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपीज बना सकता है लार्ज नंबर में. खुद की भी कॉपी बनाएगा और उसके साथ अगर कोई हमने डिजायरेबल जीन जोड़ दी तो उसकी भी कॉपी ऑटोमेटिकली बनाएगी. तो ऐसे एग्जाम्पल क्या होते हैं जो क्लोनिंग वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं? ऐसे हैं प्लाज्मिड, यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मिड एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है. बैक्टीरियोफेजेस एग्जाम्पल हैं इसके, जो दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. वो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के सेपरेट में, अपने खुद से अपनी मर्जी से वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं. क्रोमोसोम का डीएनए से इनका रेप्लिकेशन सेपरेट होता है. इफ एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, अभी देखो यूज बताया थर्ड पॉइंट में कि अगर कोई भी फॉरेन डीएनए हम इससे, जो मैं बता रही थी कि अगर हम कोई भी फॉरेन डीएनए पीस ऑफ डीएनए बैक्टीरियोफेज का, प्लाज्मिड डीएनए का हम जोड़ देते हैं उससे, तो वो भी मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू द कॉपी नंबर, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर के बराबर नंबर में वो अपने आप की कॉपी बनाएगा. हर प्लाज्मिड का अपना कॉपी नंबर होता है. कोई प्लाज्मिड एक मतलब कई कॉपीज बना सकते हैं पर सेल, एक सेल में वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. किसी का कॉपी नंबर कम होता है, वो कम ही बना सकता है अपने अंदर एक सेल के अंदर अपनी कॉपीज. ठीक है, तो ऐसे कॉपी नंबर वेरी करते हैं हर ऑर्गेनिज्म के वेक्टर के. तो हमको किस में फायदा है? हमको तो उसी में फायदा है ना कि जिस क्लोनिंग वेक्टर का कॉपी नंबर क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी डिजायरेबल जीन का नंबर और उसकी कॉपीज बढ़ानी है. ठीक है, तो हम इस तरह के उस वेक्टर को यूज करेंगे जिसका क्लोनिंग कॉपी नंबर क्या हो, ज्यादा हो. तो इसमें दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर आर. मतलब कुछ फीचर होंगे क्लोनिंग वेक्टर को जो स्पेशल बनाते हैं, अपने काम के लिए उसको केपेबल बनाते हैं. ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर का वर्क है कॉपी बनाना, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट रीजन्स हैं जो उसको सूटेबल बना रहे हैं. तो वो कौन से रीजन है? 3 मेन रीजन है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे. सभी चीज इवन अभी तक जो हमने पढ़ी है, दे आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी चैप्टर 11, so you have to read it. So origin of replication, पहला जो है वो है origin of replication, second जो है that is selectable marker, and third is cloning sites. So these three are important part of cloning vector, and this have importance in the biotechnology also. They are the features of cloning vector. First is origin of replication, ORI, जिसका short form है. Selectable marker, that is helping in the selection of the recombinant DNA, इसीलिए उनके नाम में selectable आया word. Then cloning sites, मतलब ये एक ऐसी points हैं उस वेक्टर पे, ऐसी पर्टिकुलर ऐसी जगह है उस वेक्टर पे जहां पर क्लोनिंग होगी या जहां पर हम लोग अपना फॉरेन डीएनए पेस्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वन बाय वन इनका मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर्टिकुलर एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. किसी भी चीज का ओरिजिन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन. तो दिस इज द starting point where the replication start of any piece of DNA when it's linked to this sequence can be made to replicate in the host cells. The
कोई भी डीएनए अगर ओरी से जुड़ा हुआ है तो वो आराम से होस्ट सेल में क्या हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है। देन आते हैं हम सिलेक्टेबल मार्कर पे। सिलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट करने में। मतलब हमारे कुछ सेल तो ऐसे होंगे जिन्होंने फॉरेन डीएनए अटैच करवा लिया होगा, और कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे वेक्टर्स जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया होगा। तो जिनमें फॉरेन डीएनए जुड़ चुका है दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स और दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनएस, एंड जिनमें नहीं जुड़ा दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो सिलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करेगा पता करने में कि कौन से ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। जीन्स इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये सब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स हैं ये एक्ट करती हैं सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। ये एग्जांपल है सिलेक्टेबल मार्कर की। ये जितनी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है ना, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिक, एनामाइसिन, ये सब सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इकोलाई में काम करती हैं। नॉर्मल इकोलाई में क्योंकि ये नहीं होती, आर्टिफिशियली हमने इन्हें डाला है ताकि हम इनसे सिलेक्शन कर सकें, ऐसे बैक्टीरिया चुन सके जिन बैक्टीरिया में हमारा फॉरेन डीएनए गया है। नेक्स्ट हमारा कैसे करते हैं इसको, कि मान लो किसी वेक्टर में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन की है, बुक में भी दिया हुआ है, एक प्लाज्मिड दिया हुआ है PBR322, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन की, और एक तरफ है दूसरी तरफ उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन की है। तो 2 इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में जीन्स हैं, तो उसमें से हम किसी एक को खराब मतलब एक को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो एक को अगर मैंने मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को अगर मैंने डिस्टर्ब किया, इसके अंदर मैंने कोई और फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बट इसमें स्टिल एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन, जिसके बेसिस पे मैं ऐसे प्लाज्मिड्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ मीडिया में से कि जिसके अंदर अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो हो रहा है पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खो गया है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन रीजन में तो मैंने क्या डाल दिया, एक फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो मैं बीच में एक दूसरी जीन डाल रही हूँ, तो मेरी एम्पिसिलिन वाला तो प्रॉपर्टी खराब हो रही है ना। तो इस वजह से हम ऐसे बैक्टीरिया को जब चुनेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन शो हो रहा है पर एम्पिसिलिन शो नहीं हो रहा, तो हमें इस मेथड को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन। एंटीबायोटिक की वजह से हमें इनएक्टिवेशन किया डीएनए का इंसर्शन की वजह से, जिसकी वजह से हम वो उसको नेक्स्ट वाले के हेल्प से आइसोलेट कर रहे हैं। एक और इसमें यूज हो सकती है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, उसके बेसिस पे भी हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ब्लू लाइट सिलेक्शन होता है, ब्लू वाइट, बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसी एंजाइम की जीन है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है और जो बैक्टीरिया में लैक्टोज को तोड़ती है। So presence of a chromogenic substrate give blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। मतलब अगर हमारा फॉरेन डीएनए पेस्ट नहीं हुआ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम के जीन में, तो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला बैक्टीरिया जो होगा वो ब्लू कॉलोनी बनाएगा, और अगर इंसर्ट हो चुका होगा इस वाली एंजाइम के जीन में तो क्या होगा, वो व्हाइट कॉलोनीज बनाएगा, जिन्हें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज भी बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट जो होता है क्लोनिंग वेक्टर का होता है क्लोनिंग साइट, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन साइट ही होती है जहां पर हम लोग कट प्रोड्यूस कराकर, और ये आमतौर पे हमारी सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। तो ये एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है जहां पर हम कट प्रोड्यूस करवाएंगे ताकि हम लाइगेट कर सके एलियन पीस ऑफ डीएनए को, मतलब फॉरेन डीएनए को हम इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे अटैच करते हैं। जब ये PBR322 जो मैं आपको बता रही थी प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज 322, ये बॉलिवर और रॉड्रिगेज क्या है, इनके साइंटिस्ट का नाम है जिन्हें इन्होंने किया था डिस्कवर इस प्लाज्मिड को। तो ये एक प्लाज्मिड है PBR322, उसका डायग्राम में बुक में भी दिया हुआ है। एंड वेक्टर और भी तरह के होते हैं, इनके अलावा भी एक वेक्टर्स हैं जो कि लिविंग वेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस नाम वेक्टर फॉर क्लोनिंग, ये एक तरह से बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस जो डाइकॉट प्लांट का नेचुरल पैथोजन है। तो अगर हम इसके tDNA पार्ट में कोई डीएनए जोड़ दें, इसमें एक टाई प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस में एक प्लाज्मिड होता है जिसे बोलते हैं TI प्लाज्मिड, और इसके भी TI प्लाज्मिड के भी एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है tDNA ट्रांसफर डीएनए, जो पार्ट ये प्लांट में डालता है जिसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस होता है उस प्लांट में। डाइकॉट प्लांट का पैथोजन है ना ये,
तो ये अपना डीएनए का एक पार्ट प्लांट में डाल देता है नॉर्मली डाइकॉट में, और उस प्लांट में वो ट्यूमर डिजीज कर देता है, छोटी छोटी सी गांठ हो जाती है उस प्लांट में। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन को खराब कर कर उसमें अपनी यूजफुल जीन डाल सकते हैं जो हमें डायरेक्टली प्लांट में डलवानी है। तो ऐसे ही किया जाता है, बीटी कॉटन ऐसे ही बना है। बीटी कॉटन के लिए हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया में टीडीएनए रीजन में हमने बैसिलस thuringiensis की बीटी की जीन डाल दी, ट्राई प्रोटीन की, क्रिस्टल प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो नेचुरली फिर किस में चली गई, कॉटन के प्लांट में चली गई। फिर हमने इस बैक्टीरिया से क्या कर दिया, कॉटन के प्लांट को एक्सपोज करा दिया। तो इसने जैसे अपना नेचुरल पैथोजेनिसिटी शो करी, अपना डीएनए उसमें डाला, तो उसके साथ साथ इसने बीटी जीन भी डाल दी, और जिससे एक ऐसा प्लांट डेवलप हुआ जिसे कहते हैं बीटी प्लांट, बीटी कॉटन। So this is the natural, we can say natural way of making the organism genetically modified, and vector for cloning the genes in the animal is retrovirus। यही चीज अगर हम एनिमल्स के में डालना चाहते हैं तो नेचुरल वेक्टर एनिमल्स के भी होते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरसेस हैं, ऐसे वायरसेस जिनका आरएनए जीनोम होता है। उनके अंदर अगर हम कोई ऐसी डीएनए डाल दें आरएनए के फॉर्म में, उसके अंदर हम कुछ ऐसा जीन का आरएनए डाल दें, तो वो डीएनए के फॉर्म में उसे हमारे डीएनए में अटैच कर सकते हैं। तो रेट्रोवायरसेस को पहले डिसआर्म किया जाता है, यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हटाए जाते हैं, उसकी जगह यूजफुल डिजायरेबल जीन डाली जाती हैं, जिससे वो डायरेक्टली उन्हें किस में पेस्ट कर दें, एनिमल्स के सेल में पेस्ट कर दें, और फिर उन एनिमल सेल्स को हम अपने पेशेंट में डाल दें जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से वायरसेस की मदद से हम एनिमल्स का क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल्स, वायरसेस एनिमल्स के लिए वेक्टर बनते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट टूल आता है बायोटेक्नोलॉजी का, जो होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। सिंस द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए जो होता है वो एक वाटर जो है वो लविंग मॉलिक्यूल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से तो पास नहीं हो सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होते हैं, और हमें पता है कि एक जैसी चीज ही एक जैसे में घुलती है, तो डीएनए तो घुल के पास होके जाएगा नहीं सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली। तो उसको डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेल को क्या बनाना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसे चीजों से एक्सपोज करना होगा जिससे नेचुरली सेल क्या कर ले, डीएनए को अब्सॉर्ब कर ले। तो ऐसे प्रोसेसेस को जिससे हम होस्ट को ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं डीएनए लेने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, होस्ट को हमें कुछ मेथड से सेल्स को, हमें होस्ट के सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, मींस इजी टू टेक, अपटेक करने के लिए इजी बनाना पड़ता है, ताकि वो डीएनए को ले ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब करा ले। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ मेथड आएंगे कि हम कैसे होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन सच एज कैल्शियम व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड व्हिच द डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। सेल वॉल को एक्सपोज करा देते हैं हम कैल्शियम डाइवेलेंट आयन से, बिकॉज डीएनए कैसा है, नेगेटिव मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस की चार्ज के, तो इस वजह से वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होके सेल वॉल के अंदर पास में अटैच हो जाता है, और जिसकी वजह से उसका अंदर वो अपटेक कर लिया जाता है इजीली। देन नेक्स्ट स्टेप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स भी करा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस पे रखेंगे अगर हम सेल्स को, फिर उसको थोड़ी देर 4 डिग्री पे रख के डायरेक्ट 42 पे रख देंगे, मतलब गरम ठंडा ठंडा गरम गरम ठंडा ऐसा करते रहेंगे। तो क्या होगा, इस तरह से हम अगर हीट शॉक देंगे तो क्या होगा, उसमें पोर्स बन जाएंगे, उसके सेल में क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो उसके अंदर चला जाएगा। इसे हीट शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि recombinant DNA can be directly injected into the nucleus of the animal cell by a method called micro injection। मतलब हम डायरेक्टली भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, नीचे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये दिखा रखा है कि किस तरीके से एक ओवम है, ओवम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर हम एक माइक्रो इंजेक्शन डाल रहे हैं, और इस माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म का हेड होगा, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी करते हैं। एंड इसी तरीके से, सेम तरीके से हम लोग किसी भी सेल के अंदर डीएनए भी डाल सकते हैं, और जो हमारा डिजायरेबल जीन है वो डाल सकते हैं। ये भी एक तरह से कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन। एनिमल सेल्स में ऐसा किया जाता है। अब प्लांट की बारी, प्लांट में कौन सा मेथड यूज किया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए, तो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड यूज किया जाता है। मतलब इसमें एक ऐसी गन टाइप की एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके अंदर पूरा एक अरेंजमेंट होता है कि किस तरीके से हाई वेलोसिटी से
ठीक है। हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है माइक्रो पार्टिकल्स का, गोल्ड और टंगस्टन पे कोटेड होते हैं डीएनए। गोल्ड और टंगस्टन के पैलेट्स होते हैं बहुत ही फाइन, जिसके ऊपर डीएनए होता है, डिजायरेबल डीएनए जो हम डालना चाहते हैं पौधे में, और वो उसके अंदर एज अ बुलेट्स रखा जाता है। एंड उस माइक्रो प्रोजेक्टाइल को हम लोग जैसे ट्रिगर ऑन करते हैं तो वो एकदम से शॉर्ट होती है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो फायर हो जाती है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। इसकी वजह से प्लांट सेल्स में इस तरह से हम डीएनए डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको कहते हैं कॉम्पिटेंट बनाना होस्ट को। माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक जीन गन हो गया, हीट शॉक हो गया, और क्या है, डाइवेलेंट आयन कैटायन से एक्सपोजर डीएनए का। तो ये सब करके हम क्या करते हैं, होस्ट को कॉम्पिटेंट बना के होस्ट के अंदर डायरेक्टली हम लोग डीएनए भेज देते हैं। बायोरिएक्टर लास्ट है। बायोरिएक्टर एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को लार्ज स्केल पे करने के लिए यूज होता है। इसमें रिकॉम्बिनेंट सेल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम्स में, और इसमें यूज्ड मीडियम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है, यानी कि लगातार चलेगा। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से हम फ्रेश मीडियम डालते जाएंगे, दूसरी तरफ से हम यूज्ड मीडियम को निकालते भी जाएंगे, और फिर हम ऐसे सेल्स को बीच में क्या करते रहेंगे, मॉनिटर भी करते रहेंगे, प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा है, क्या वो उसका टेम्परेचर है, पीएच है, उन सेल्स को मेंटेन करेंगे सही कंडीशंस में। बायोरिएक्टर वेसल्स, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, इंजाइम्स में, माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स की मदद से। ये होते हैं बायोरिएक्टर्स। एंड बायोरिएक्टर प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी जरूरी है ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे खूब सारे कल्चर मीडिया पे। कल्चर मीडिया क्या है, खाने को सामान दिया है हमने उसको भर कर, उसके अंदर पूरा भरा हुआ है, और उसके अंदर हमने पर्टिकुलर सॉल्ट्स डाल रखे हैं, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, उसका ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर करना पड़ता है। और बायोरिएक्टर दो तरीके के होते हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। एंड इसके अंदर स्पेशल मींस ट्यूब्स होती हैं जो कि एयर को इसके अंदर क्या कर रही होती हैं, इनपुट कर रही होती हैं, और स्पार्जर होते हैं, कुछ ब्लेड होते हैं, इम्पेलर, जो इसके मटेरियल को क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं रोटर से। ठीक है, मोटर ड्रिवन होती है अंदर, जैसे कि ब्लेड्स होते हैं, वो इसके मीडियम को कंटिन्यूअसली स्टीर भी करते रहते हैं, इसको बोलते हैं स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। सिलेंड्रिकल होता है, कर्व्ड बेस होता है, इसके अंदर फैसिलिटी होती है मिक्सिंग कंटेंट्स की, एंड ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी पूरी रखता है थ्रू आउट एक जैसी। एंड स्पार्ज में क्या होता है, स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर में स्टेराइल एयर को पास किया जाता है रिएक्टर के अंदर। एंड बायोरिएक्टर के अंदर एजिटेटर सिस्टम्स हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल है, सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन। थोड़ा थोड़ा कल्चर निकाल कर उसका चेक भी करने के लिए भी इसके अंदर क्या है, पोर्ट्स है, सैम्पलिंग पोर्ट, सैंपल निकाला जा सकता है जिससे। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इसमें पूरा अच्छे से लेबल कर रखा है, बुक में भी ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी याद होने चाहिए, क्या डायग्राम आ जाए तो आप इसको कर सकते हो, एंड यू हैव टू लर्न द डायग्राम एज वेल। सो दीज आर द टूल्स। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये टूल्स थे हमारे। And with this, I want to finish today's class. I hope you have understood it very well, and you read it through the NCERT. And doubts are most welcome to me.